दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अपने चैनल पे एक नई पुस्तक घटना चक्र की पुस्तक एक नई आई है दोस्तों मार्केट में। इसमें जो हमारे RO से संबंधित पूर्व वर्षों के जो प्रश्न हैं वो पूरी पुस्तक में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस बुक को अपने चैनल पे शुरू करेंगे पहले चैप्टर से। दोस्तों पहला हमारा इसमें दिया गया है प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग दोस्तों 11 फरवरी को, जैसा कि जानते हैं कि हमारी RO की परीक्षा निर्धारित की गई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पुस्तक के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग कवर करें ताकि हमारी परीक्षा की तैयारी दोस्तों अच्छे से अच्छे तरीके से हो पाए। दोस्तों इसमें पहला टॉपिक इस पुस्तक में दिया गया है प्राचीन भारत का इतिहास। और दोस्तों हम लोग पूरी बुक को प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करेंगे क्योंकि दोस्तों परीक्षाएं पास में हैं। अब इस पुस्तक को डिटेल में कवर करने का समय नहीं है। एक प्रैक्टिस फॉर्म में दोस्तों सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों इसमें एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला टॉपिक है पाषाण काल। पहला टॉपिक पाषाण काल क्या कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। ठीक है, क्या कह रहा है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो इसका ए एवं बी दोनों सही आंसर दिया गया दोस्तों, यानी कि सराय नहर राय से भी प्राप्त हुए हैं और महदहा से भी प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए एवं बी दोनों। दोस्तों एग्जाम में जिस हिसाब से ऑप्शन आप लोग का दिया होगा उस हिसाब से आप लोग आंसर मार्क करेंगे। यदि सराय नहर राय दिया होगा तो सराय नहर राय टिक करेंगे, यदि महदहा तो महदहा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है दोस्तों कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों आंसर दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यह अभिकथन सही है दोस्तों। और कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी सही है। यानी कि कारण जो है दोस्तों वह अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए है वह दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है हमारा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ स्थित है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, फिर देखेंगे निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दोस्तों भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। देख इसमें हम लोग पॉइंट देख लेंगे। पहला है दोस्तों पैसरा, ठीक है, दूसरा है लेखैया, तीसरा है बीरभानपुर और चौथा है महदहा। चलिए हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर दिया गया है 4, 2, 1 और 3। आंसर के हिसाब से हम लोग इसको सुमेल कर लेंगे, देखेंगे क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे। दोस्तों पहले जो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले वह हो जाएगा 4 यानी कि महदहा। ठीक, पश्चिम से पूर्व कह रहा है दोस्तों, तो सबसे पश्चिम में हमारा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व क्रम। ठीक है, सबसे पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों हमारा महदहा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पे यह हो जाएगा लेखैया। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? लेखैया हो जाएगा।
तीसरे नंबर पे हो जाएगा दोस्तों वह है तीसरे नंबर, फिर हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे जो होगा 4-2, तीसरा होगा दोस्तों हमारा पैसरा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दोस्तों यह है हमारा पैसरा। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा लास्ट जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे वह है हमारा वीर भानपुर। लास्ट जो हो जाएगा दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग फिर से एक बार इसको देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 4, 2, 1 और 3 पश्चिम से पूर्व के क्रम में। ठीक है, सुमेल कर लेंगे हम लोग। देखिए पहला जो हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा महदहा। ठीक है, सबसे पश्चिम में जो हो जाएगा वह है महदहा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा महदहा के बाद हो जाएगा दोस्तों लेखैया। ठीक है, लेखैया के बाद हो जाएगा दोस्तों पैसरा और पैसरा के बाद हो जाएगा वीर भानपुर। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा हमारा आंसर 4, 2, 1 और 3। फिर से देख लेंगे एक बार। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों सबसे पश्चिम में हो जाएगा हमारा महदहा। ठीक है, महदहा के बाद हो जाएगा दोस्तों लेखैया। ठीक है, लेखैया के बाद हो जाएगा पैसरा और पैसरा के बाद हो जाएगा दोस्तों वीर भानपुर। इस प्रकार सही आंसर 4, 2, 1 और 3। ठीक है, महदहा, महदहा के बाद दोस्तों हमारा लेखैया, फिर हो जाएगा पैसरा, फिर वीर भानपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसका ऑप्शन। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। चलिए एक बार हम लोग आंसर भी देख लेते हैं ताकि सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं दोस्तों। क्या है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है दोस्तों। हम लोग सबसे पहले क्या है, महदहा है दोस्तों, महदहा। ठीक है, तो महदहा जो दोस्तों है यह है हमारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर है लेखैया, लेखैया कहाँ है, यह है दोस्तों मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। और पैसरा है बिहार में और वीरभानपुर है पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा हमारा महदहा, फिर हो जाएगा लेखैया, फिर हो जाएगा दोस्तों पैसरा और सबसे लास्ट में हो जाएगा वीरभानपुर। सही आंसर 4, 2, 1 और 4, 2, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों वह है हमारा टॉपिक नया आ गया, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा हमारा स्थित है दोस्तों यह है रावी नदी पे। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा स्थित है हमारा दोस्तों घग्गर नदी पे, लोथल स्थित है दोस्तों भोगवा नदी पे और रोपण स्थित है यह है सतलज नदी पे। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार और सुमेल देख लेंगे। हड़प्पा जो है वह सुमेल है दोस्तों रावी से, कालीबंगा सुमेल है घग्गर से, लोथल जो सुमेल है वह है भोगवा से और रोपण जो है वह सुमेल है सतलज से। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपण सतलज। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों विशाल स्नानागार किस पुरा तत्व स्थल से पाया गया था। क्या है, विशाल जो हमारे स्नानागार थे वह किस पुरातत्व स्थल से पाए गए थे दोस्तों। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग सीधे आंसर को देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, वह है दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला पॉइंट कह रहा है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा पॉइंट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा पॉइंट अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं चौथा पॉइंट है अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर दिया गया है वह है उपर्युक्त सभी। क्या है, सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि सही। सभी सभी जो 1, 2, 3, 4 पॉइंट दिए गए हैं सभी सही हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती थी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती थी एवं अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन सा कह रहा है, चलिए देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। क्या है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, यह यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि धौलावीरा जो शहर है वह दोस्तों 3 भागों में विभक्त है। जो धौलावीरा नगर है हड़प्पीय वह 3 भागों में विभक्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा आप लोग। हाथी दांत का पैमाना क्या कह रहा है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है दोस्तों। तो वह मिला है दोस्तों लोथल में। ठीक है, लोथल में। हाथी दांत का पैमाना दोस्तों हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल में। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में, जो कि हड़प्पीय सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड भी हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? वह है हमारा दोस्तों भोगवा नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग याद रखिएगा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में लोथल में प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों सुमेल करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा दोस्तों सुमेल हो जाएगा, यह है आपका दयाराम साहनी से। हड़प्पा आपका सुमेल हो जाएगा दयाराम साहनी से। ठीक है, हस्तिनापुर सुमेल हो जाएगा दोस्तों, यह है आपका बीबी लाल से। हस्तिनापुर सुमेल हो जाएगा आपका बीबी लाल से। तक्षशिला आपका सुमेल हो जाएगा दोस्तों जॉन मार्शल से। और कौशाम्बी आपका सुमेल हो जाएगा एनजी मजूमदार से। ठीक है, फिर देखेंगे हड़प्पा सुमेल हो जाएगा आपका दयाराम साहनी से। ठीक है, हस्तिनापुर सुमेल हो जाएगा आपका बीबी लाल से। तक्षशिला सुमेल हो जाएगा जॉन मार्शल से। और कौशाम्बी सुमेल हो जाएगा एनजी मजूमदार से। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? 7वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यह कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे उत्तर में आएगी एजटेक। ठीक है, एजटेक सभ्यता आएगी, फिर आएगी हमारी माया सभ्यता, फिर आएगी मुइस्का सभ्यता, फिर आएगी इंका सभ्यता। ठीक है, पहले आएगी एजटेक सभ्यता, फिर आएगी माया सभ्यता, फिर मुइस्का सभ्यता, फिर इंका। एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अब हम लोग अगला प्रश्न दोस्तों हमारा नए टॉपिक से संबंधित है, वह है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। इसमें कह रहा है दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऋग्वेद। सबसे पुराना जो वेद है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा? क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम लोग सुमेल करेंगे। दोस्तों जो ऋग्वेद है वह हमारा सुमेल हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, ऋग्वेद जो है वह हमारा सुमेल हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद सुमेल हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद सुमेल हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद सुमेल हो जाएगा दोस्तों संगीतमय स्रोत से। और अथर्ववेद जो है वह सुमेल हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद है दोस्तों, क्या कह रहा है? ऋग्वेद है तो यह है दोस्तों स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद जो है दोस्तों यह है स्रोतों का संकलन। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा चौथा प्रश्न? कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्या है हमारा चौथा प्रश्न? ध्यान से देखिएगा कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में? वह है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? यह है 5वां नंबर प्रश्न जो है दोस्तों यह कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में
लिखी गई थी? क्या है? श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भगवत गीता दोस्तों मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा में, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, छठवां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? क्या है? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है वासुकी सर्प ने। वासुकी सर्प ने दोस्तों रस्सी के रूप में समुद्र मंथन हेतु खुद को प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा सातवां नंबर प्रश्न? सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। क्या है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो वह है दोस्तों ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? दोस्तों ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। क्या कह रहा है? ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो वह है दोस्तों गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या है? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था दोस्तों उपाध्याय। ठीक है, तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। क्या है? गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो वह संबंधित है दोस्तों अथर्ववेद से। यानी कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? क्या है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जय संहिता। ठीक है, महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए देखेंगे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है बौद्ध धर्म से संबंधित एक नया टॉपिक है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है दोस्तों बौद्ध धर्म से, वह है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है वह शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मौर्य। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? वह है ऑप्शन ए मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह है दोस्तों रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। क्या है? रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध धम्म और संघ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी दोस्तों उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? क्या है? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो वह हुई थी दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों?
7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या है? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन दोस्तों वैशाली में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। क्या है? पढ़ेंगे। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है दोस्तों गुप्त काल से, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? क्या है? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो वह था दोस्तों सुबुद्ध। ठीक है, वह था सुबुद्ध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? क्या है? नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माध्यमिक संप्रदाय के। यानी कि नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? वह थे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि चैत्य दोस्तों जो हुआ करता था, चैत्य और विहार। ध्यान से आप लोग देखिएगा, चैत्य दोस्तों पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान। यही इसमें अंतर है दोस्तों चैत्य और विहार में। चैत्य क्या होता था? वह पूजा स्थल होता था, जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। क्या है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है दोस्तों, वह है राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। क्या है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, वह है दोस्तों कार्ले में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? वह है कार्ले में। ठीक है दोस्तों, और कार्ले कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। क्या है? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, ऑप्शन डी गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था दोस्तों, ऑप्शन डी गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आचार्य और सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आचार्य और सिद्धांत को हम लोग सुमेल। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सुमेल करेंगे हम लोग। दोस्तों जो आचार्य लकुलिस थे वह थे संबंधित दोस्तों पाशुपत सिद्धांत से। ठीक है, लकुलिस संबंधित हो जाएंगे पाशुपत सिद्धांत से। और जो दोस्तों हमारा नागार्जुन है वह संबंधित हो जाएंगे शून्यवाद से। नागार्जुन संबंधित हो जाएंगे शून्यवाद से। भद्रबाहु जो हैं दोस्तों यह हमारे सुमेलित हो जाएंगे। भद्रबाहु हमारा जैन से, और गोसाल हैं वह आजीवक से दोस्तों। ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे। लकुलिस दोस्तों यह सुमेलित हो जाएंगे हमारे पाशुपत सिद्धांत से। लकुलिस पाशुपत सिद्धांत से। नागार्जुन जो हो जाएंगे शून्यवाद के सिद्धांत से। भद्रबाहु जैन से, और गोसाल जो हो जाएंगे यह आजीवक से। इस प्रकार सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले